अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें दी जाती हैं। एक होते हैं वेरिएबल्स और सेकंड जो होते हैं वो कांस्टेंट्स, जिनको हम नंबर्स भी कहते हैं। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म आती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो वेरिएबल्स वो एक्स वाई जेड पी क्यू और कोई भी हम उसको नाम दे सकते हैं। क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती इस वजह से इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। और कांस्टेंट हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, उसमें हम 0 1 2 3 1/2 4/5 कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 5 और उसको किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई। क्योंकि यहाँ पे नंबर को और वेरिएबल को आपस में कनेक्ट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। अब ये जो 5x है हमारे पास, ये तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई। अब हम इसको मैथमेटिक्स में टर्म कहेंगे। ये तो हमारे पास एक सिंगल टर्म आ गई है। अब हम 2 या 3 या 4 टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगी। कि जैसे हम ये लिख लेते हैं कि 6x² प्लस 3x माइनस 2, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई। इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक टर्म आ गई, फिर हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया प्लस का, फिर हमारे पास सेकंड टर्म आ गई 3x, फिर ऑपरेटर माइनस का साइन, फिर एक और हमारे पास टर्म आ गई 2। तो यहाँ पे जो 2 है ये भी इसके साथ एक वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर जब भी 0 हो उसको 1 लिखा जाता है। तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई। ये हमारे पास 52 एक कांस्टेंट है। y का मैंने जैसे बता दिया था कि इसको हम कहेंगे वेरिएबल। अब ये एक एक्सप्रेशन के अंदर आप ये चीज़ देखें कि कांस्टेंट तो हमारे पास, यानी नंबर तो मौजूद थे। जब वही नंबर हमारे पास इंडिविजुअली लिखा गया एक टर्म की सूरत में तो वो हमारे पास हो गया कांस्टेंट। जब वो नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा उसका कोफिशिएंट। अगर कोई भी नंबर हो वो वेरिएबल की पावर में लिखा जाए तो उसको हम एक्सपोनेंट या डिग्री कहते हैं। अब हम फर्दर चीज़ें समझ लेते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीज़ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि मोनोमियल क्या होती है। कि कोई भी टर्म ax की पावर n की फॉर्म में अगर लिखा जाए, वो सिर्फ एक टर्म के अंदर लिखी जाए, उसमें कोई प्लस का साइन ना हो, कोई माइनस का साइन ना हो, तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। इसमें a जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। x यहाँ पे हमारे पास आ गया वेरिएबल एंड n हमारे पास आ गई इस वेरिएबल की डिग्री, या इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो एक बात आप जहन में रख लें कि अगर कोई भी टर्म हमारे पास एक सिंगल फॉर्म में लिखी जाए, इस फॉर्म में लिखी जाए, तो वो लाजमी नहीं है मोनोमियल हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो एक्सपोनेंट का है। क्योंकि मोनोमियल होने की एक कंडीशन ये है कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। 0 1 2 3 एंड सो ऑन उसकी वैल्यू होगी। तो इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हो गए इंटीजर्स। तो अब उन्होंने ये कंडीशन बता दी कि जो एक्सपोनेंट में हो वो हो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। रिमेनिंग हमारे पास आगे 0 से ऑनवर्ड सारे पॉजिटिव में इंटीजर होने चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि कांस्टेंट की पावर क्या है, वो 1/2 है या √5 है या √7 है। जस्ट आपको ये कंसीडर करना है कि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। जो एक्सपोनेंट हो उसके अंदर ये 3 कंडीशंस लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि वो नेगेटिव ना हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी नंबर हो 7x की पावर -3, तो ये देखा जाए तो सिंगल टर्म में तो है लेकिन ये मोनोमियल नहीं है। क्यों, ये कंडीशन पूरी नहीं होती। एक्सपोनेंट वो है वो माइनस में है।
तो अगर यही हो 7x की पावर 3, तो 7x की पावर 3 जो है वो एक मोनोमियल है। इसको मोनोमियल कहेंगे, ये मोनोमियल नहीं है। एक तो चीज हमने ये डिस्कस कर ली जी कि एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होना चाहिए, कोई भी पावर हो जाए। सेकंड कंडीशन है कि उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन का मतलब कि उसकी पावर अगर हम कह देते हैं कि 1/2 या 5/2, तो ये इंटीजर तो नहीं हो गए। जब अगर उसकी पावर 1/2 या 5/2 होगी तो वो भी मोनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो सिंगल टर्म तो होगी लेकिन मोनोमियल नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन वो क्या है कि एक्सपोनेंट के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इंटीजर बस। सिंपल कंडीशन आपने जहन के अंदर रखनी है कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं जी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इन चारों नामों में एक चीज़ कॉमन है, वो है नोमियल। नोमियल जो है इसका मतलब है नेम, और मैथमेटिक्स में इसको टर्म कहते हैं। अब यहाँ पे मोनोमियल है। मोनो का मतलब है सिंगल। कोई भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे जो सिंगल होगी टर्म में तो वो मोनोमियल होगी। बाय मीन्स टू टर्म्स, वो बाइनोमियल कहलाएंगी। एंड ट्राई 3 एंड पोली मीन्स मैनी। इट मीन्स कि मोनोमियल में सिंगल टर्म होगी, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल में मैनी टर्म्स। वो एक भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। मोनोमियल की एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं। 6y 92z², 8, ये भी मोनोमियल है। इट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × x⁻0। 0 को जब भी एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो उसके रिजल्ट को 1 कंसीडर किया जाता है। तो 8 जो है वो एक सिंगल टर्म के अंदर लिखी गई, तो ये भी हमारे पास मोनोमियल आ गई। अब हमारे पास ऐसे भी टर्म आ सकती है, एक ही टर्म के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हो, लाइक 3xy, ये मोनोमियल कहलाएगा। x y z, ये भी मोनोमियल है। यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट 1 लिखा गया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं मोनोमियल्स की। बाइनोमियल की हमारे पास डेफिनेशन आ है कि एन एक्सप्रेशन विद 2 मोनोमियल्स। कोई भी 2 मोनोमियल्स आपस में प्लस हो या माइनस हो तो वो जो एक्सप्रेशन होगी वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगी। लेट्स सपोज जैसे ये हमारे पास 6y था तो 6y को हम लिख देते हैं 6y + 7, ये हमारे पास आ गई बाइनोमियल। अब जैसे यहाँ पे 92z² था तो +36xy, 8 + 11z, 3xy - 2, xyz + 3। तो देखा जाए तो यहाँ पे बाइनोमियल के अंदर हमारे पास सब में 2 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, या प्लस है या माइनस के अंदर है। अब बात आ जाती है ट्राइनोमियल्स की। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 3 मोनोमियल्स हो तो उसको हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। 3x² + 2xy - 3, 11y³ - 6y² + 2, 2z की पावर 7 - 3z⁴ + 2z, 2x² y² + 3xy + 4, 4a² b + 2a - 17। तो इसमें देखा जाए तो 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं और ऑपरेटर्स क्या हैं, प्लस एंड माइनस। तो इन सब इक्वेशन को हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे क्योंकि इनमें 3 टर्म्स हैं। और पॉलिनोमियल के अंदर एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर मोनोमियल्स हो, उसमें 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन होंगी वो मोनोमियल्स ही हैं। तो मोनोमियल्स की मैंने कंडीशन भी आपको बता दी थी कि जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव हो, ना फ्रैक्शन में हो और ना ही उनके वेरिएबल्स हो। तो पॉलिनोमियल की हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 36xy, ये एक टर्म के अंदर आ गया। 9x⁻19 + 3x⁻6, तो ये 2 टर्म्स आ गई, ये भी पॉलिनोमियल है। अब एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं 4y⁻7 - 3y² + 6, 3 टर्म्स आ गई, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गई। उसके बाद हम देख लेते हैं एक और चीज़, 4 टर्म्स के हम लिखते हैं 3z⁴
-2z3 प्लस z प्लस 2। तो ये 4 टर्म्स के अंदर आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल होगी। गर्ज कोई भी नंबर हो, लाइक 36 भी हो, एक सिंपल कांस्टेंट दिया गया है तो वो भी पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ अगर यहाँ पे x की पावर 0 है तो वो 1 कंसीडर होगी। तो 36 ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। अगली जो चीज़ है वो हमारे पास आ गई कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म ली गई है, लेट्स सपोज 6x² प्लस 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है 2, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो यहाँ पे हम z की पावर देखते हैं कि z की पावर क्या है, z की पावर 2, 4 एंड 6, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास आ गई 6, तो ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई है, तो इसमें हमने सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। तो इस पूरी इक्वेशन के हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं 2, x एंड y। फर्स्ट में जो x की पावर है वो 2, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 4, x की पावर 1 एंड y की पावर 1। क्योंकि जब भी पावर 1 होती है तो हम उसको लिखते नहीं हैं। बाय डेफिनेशन डिग्री ऐसे काउंट होगी कि जितने भी वेरिएबल्स एक टर्म के अंदर हो। हम ये देखेंगे कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म है। एक टर्म के अंदर हमारे पास वेरिएबल जो हैं तो उनकी पावर को हम आपस में ऐड करेंगे, तो ये है 2 + 2, 4 आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई x की पावर 1 थी, y की पावर 4, 4 + 1 5, x की पावर 1, y की पावर 1, 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है वो आ रही है 5, तो हम इसको कहेंगे 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। मेन कंसेप्ट आप ये समझ लें कि कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने आ गए 1 2 3, 1 2 1 2 3, यानी मैक्सिमम जो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो 3 दिए गए हैं। तो इस फर्स्ट टर्म के अंदर जो हमारे पास डिग्री बनती है 9, क्योंकि y की पावर 1 है, x की पावर 1, तो ये हमारे पास आ गए 11। यहाँ पे हमारे पास ये भी 11 आ गई, और थर्ड टाइम की आ गई हमारे पास 17, तो ये हमारे पास आ गई 17 डिग्री पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है लीडिंग कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई हो तो यहाँ पे हम सबसे पहले टर्म्स के अंदर देखेंगे कि हमारे पास डिग्री क्या है। वेरिएबल्स तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, x एंड y। तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो हमारे पास डिग्री है वो है 3, सेकेंड टर्म के अंदर हमारे पास डिग्री 1, थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास डिग्री 1। 14x³ के जो टर्म है इसमें हाईएस्ट डिग्री है, इसका कोफिशिएंट क्या है 14, तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास होगा 14। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर एक और हम एग्जांपल को देख लेते हैं, 3xyz प्लस 8xy प्लस 6, तो यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म के अंदर जो डिग्री बनती है 1 + 1 2 + 1 3, ये 3 डिग्री टर्म बन गई। ये हमारे पास 2 डिग्री टर्म बन गई, तो ये हमारे पास 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर वेरिएबल हो तो उसकी पावर 0 है तो वो 1 है, तो इस वजह से वो लिखा नहीं जाता। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास आ गई 3xyz। इस टर्म में जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 3, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा 3। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी टर्म के अंदर हमारे पास मैक्सिमम उसकी डिग्री क्या है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो हमारे पास डिग्री है 2 + 3 5, सेकेंड टर्म के अंदर हमारे पास डिग्री आ गई 2, थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास जो डिग्री आ गई 3 + 1 4, एंड फोर्थ टर्म में हमारी जो डिग्री आ गई वो आ गई 6। अच्छा, इसमें हम मैं थोड़ी सी आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। इसको हम चेंज कर लेते हैं, प्लस के साइन को कर देते हैं -7। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री जो टर्म बन जाती है वो बनती है -7y 6। अब यहाँ पे माइनस मैंने इस वजह से लिखा ताकि आपको ये समझा सकूँ। यहाँ पे एक पॉइंट अचानक मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि प्लस लिखा जाता है नॉर्मली, तो ये लिखा गया था -7y की पावर 6, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आपने कोफिशिएंट जब भी होगा तो आपने खाली 7 नहीं लिखना, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट बनता है वो है -7, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो प्लस की जगह आपने सारे यहाँ पे प्लस ही होता है, लेकिन जब ये -6 था प्लस माइनस माइनस हो जाए तो -6 ही हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन आप ऑपरेटर इकट्ठे तो नहीं लिख सकते।
तो इस वजह से यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, ये नीचे जो लिखा गया है कि ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आपका -7 इज लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अब लास्ट चीज़ आ गई कि रैशनल एक्सप्रेशन, कि कोई भी दो हमारे पास पोलिनोमियल्स हो, कोई भी किसी भी फॉर्म में हो गए 3x + 7, 2x - 1, तो ये देखा जाए तो कि ये वाली जो पहली एक्सप्रेशन है 3x + 7 ये पोलिनोमियल ही है, क्योंकि कंडीशन सारी पूरी हो गई है कि इसके एक्सपोनेंट ना माइनस में है, ना वेरिएबल्स है, ना ही फ्रैक्शन के अंदर है। इसका ये मतलब नहीं कि इसका जो आंसर आएगा वो भी कोई पोलिनोमियल ही होगा, ये चीज़ आप माइंड में रख लें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में ही इसका आंसर पोलिनोमियल होगा, नहीं भी हो सकता। वो ऐसे है, लेट्स सपोज हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हो 3x² + 1 डिवाइडेड बाई 2x। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हर टर्म 2x के ऊपर इंडिविजुअली डिवाइड होगी, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई होके आता है वो 3x के डिवाइडेड बाई 2x + 1/2x। दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू x² इंटू x⁻⁻1। क्योंकि ये 1/x है तो इसको हम x⁻⁻1 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इंटू x⁻⁻1। दिस इज इक्वल टू 3/2। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 x⁻⁻1। अगर पहली टर्म को देखते हैं तो पहली टर्म तो मोनोमियल है, लेकिन दूसरी टर्म जो है वो मोनोमियल नहीं है। इस वजह से ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो पोलिनोमियल नहीं होगी। चूंकि पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे 2/4, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा, और 0.5 एक नॉन इंटीजर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब दो पोलिनोमियल्स आपस में डिवाइड हों, ये लाजमी नहीं है कि उसका आंसर भी पोलिनोमियल हो, वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी लाजमी। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि रैशनल एक्सप्रेशन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल का होना लाजमी है। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ना हुई तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो ये टर्म्स हमने सारी देख ली हैं। तो फर्दर पोलिनोमियल को हम सॉल्व करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा।